वेलकम एवरीवन टू ब्रेन वॉकर्स, जहाँ हम करेंगे पढ़ाई के बाद थोड़ी सी मस्ती के साथ। तो ये हमारा सेकंड सेगमेंट है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेक्शन में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के टाइम पे लाइट रेस बिहेव कैसे करती हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है और जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है। तो आपको याद होगा उसके बाद हमने पढ़ा था रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच का डिफरेंस, राइट। तो वर्चुअल इमेज तो हमने देख ली प्लेन मिरर में किस तरह से फॉर्म होती है। अभी हम स्फेरिकल मिरर जब स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिसमें रियल इमेजेस भी फॉर्म होती है। तो हम रियल इमेजेस के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी टाइम के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्फेरिकल मिरर और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, क्योंकि प्लेन मिरर तो बहुत ही प्लेन होता है ना। प्लेन मिरर में मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने नॉर्मल को आइडेंटिफाई कर लिया, स्फेरिकल मिरर में अगर हमने नॉर्मल को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम स्फेरिकल मिरर का गेम बजा देंगे। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी हो, हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन से ही समझ करके आधा आंसर तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल के केस में भी। उसके बाद हम ज्योमेट्री के बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स होते हैं। कुछ स्पेशल रेस पढ़ेंगे, क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूंगा, प्लेन मिरर में बहुत सिंपल होता है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बस यही देखना होता है, राइट। नॉर्मल बनाना बहुत ईजी होता है। तो स्फेरिकल मिरर में हमारे पास कुछ स्पेशल रेज होती है, राइट। हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पे आएंगे और स्फेरिकल मिरर के यूजेस को समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्फेरिकल मिरर को प्लेन मिरर से एकदम ही अलग बनाती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह को हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हमारा कुछ इस तरह का दिखता है, राइट, कुछ ऐसा दिखता है स्फेरिकल मिरर। तो बेसिकली ये जो होता है ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम ये समझेंगे। देखो ये हमारे पास एक स्फीयर है, अब 2D में ये सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्फीयर, राइट। अब इस स्फीयर को क्या किया, मैंने ऐसे चीरा लगा दिया। चीरा मतलब लाइक मैंने एक नाइफ लिया, बटर नाइफ, वो जो नाइफ नहीं होता ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे क्या किया, काट दिया, राइट। तो इस स्फीयर को मैंने इस तरह से काट दिया। अब काटने के बाद क्या होगा, मुझे स्फीयर के दो हिस्से मिलेंगे, राइट, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। तो ये जो छोटा हिस्सा है इसको मैंने किया, ध्यान रखना ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है। ये क्या नहीं है? दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फीयर, राइट। तो इस स्फीयर को अगर मैं बाहर से पॉलिश कर दूंगा तो इसका अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो मैंने क्या किया, बाहर वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया। और उसी की जगह पे, अगर इसी की जगह पे मैं इस स्फीयर के अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश कर देता हूँ, इनसाइड पोर्शन को अगर मैंने पॉलिश कर दिया तो जो ये आउटर पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, करेक्ट। देखो ये इस केस में हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका इनर पोर्शन पॉलिश्ड है और आउटर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है। कॉनकेव कैसा स्फेरिकल मिरर है, जिसका इनर पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है और आउटर पोर्शन पॉलिश्ड है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। देखो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। ये कैसा मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, इसको मैंने डॉटेड बना दिया क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मिरर के केस में बात करने वाले हैं, राइट। तो हमारा मिरर कुछ ऐसा दिखता है और अगर मैं इस मिरर के कर्वेचर को कंप्लीट करता हूँ तो ये इस स्फीयर का पार्ट था जो डॉटेड फॉर्म में हमें दिख रहा है, राइट। कॉनकेव में हमने क्या किया था, कॉनकेव में हमने आउटर पोर्शन को पॉलिश कर दिया था, कॉन्वेक्स में हमने इनर पोर्शन को पॉलिश कर दिया था। तो इसी के अपोजिट साइड्स जो हैं, यानी कि कॉनकेव के लिए इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया और कॉन्वेक्स के लिए आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं इनकी ज्योमेट्री को और बेटर तरीके से। प्लेन मिरर से हम इनका कंपैरिजन करेंगे। देखो प्लेन मिरर में क्या होता था, हमें पता है ना कि ये नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ लेट से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए चली जाएगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर में कैसे हम समझेंगे, मतलब नॉर्मल को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किल पे आते हैं। किस पे आते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्किल पे। अब अगर आपको याद होगा, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो ये है तो एक सर्कल ही, मतलब एक स्फीयर है ना ये, जो कि 2D में हमें एक सर्कल के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब पहली चीज़ तो एक चीज़ यहाँ पे ये समझो कि प्लेन मिरर में जो सरफेस होता है वो पूरा ही फ्लैट होता है। तो प्लेन मिरर में ये जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं सरफेस के, ये सारे नॉर्मल की तरह एक्ट कर सकती हैं, राइट, अगर उस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होगी। लेकिन स्फेरिकल सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल को समझना चाहता हूँ तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा,
वो ये है कि जैसे मैंने इसको जूम किया है, राइट, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये छोटे छोटे फ्लैट सर्फेसेस का यूज़ करके मैंने इस मिरर को कुछ स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैं इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो सरफेस का नेचर है वो कुछ ऐसा है इस पॉइंट पे, राइट। और वहीं पे अगर मैं कोई और पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे इस पॉइंट को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूंगा सरफेस का नेचर कुछ ऐसा है इस तरह से। अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम्ड इन व्यू देखता हूँ, राइट, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा कुछ इस तरह से होगा, राइट, जो सरफेस के मतलब वो लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर। वहीं पे अगर मैं इस सरफेस को ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ देखो जिसके साथ हमें बहुत क्लियर रहना है कि जो नेचर ऑफ सरफेस है ना वो बिल्कुल ही स्फेरिकल मिरर के टेंजेंशियल होगा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी वो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे जो सरफेस का नेचर होगा ना, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ जो उस स्फीयर को टच करके जा रहा है, बेसिकली टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को टच करके जाती है, राइट। तो ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे स्फीयर को टच कर रहा है, राइट, उस पॉइंट पे जो सरफेस का नेचर होगा वो इस टेंजेंट के अलॉन्ग ही होगा, राइट। और हम सबको पता है कि जो रेडियल लाइन्स होती हैं, जैसे अगर ये स्फीयर का सेंटर है, राइट, तो मैं इस सेंटर को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ, तो जो रेडियल लाइन होती है वो क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, राइट। तो उसी तरीके से ऐसे मैं यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट्स बना सकता हूँ, राइट। एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया, एक और रेडियल लाइन मैं बना रहा हूँ, देखो। तो ये रेडियल लाइन क्या होगी, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो रेडियल लाइन्स है, ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी कि मैं जितनी भी रेडियल लाइन्स बनाऊंगा, ये सारी रेडियल लाइन्स क्या है, ये किस तरह बिहेव करेंगी, ऑल दीज रेडियल लाइन्स आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ नॉर्मल। क्या ये सारी रेडियल लाइंस नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जितनी भी लाइंस होंगी वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगी। तो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, यानी कि मैं कोई इंसिडेंट रे, मेरी इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, राइट। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो इस रास्ते से गई। तो अगर कोई लाइट रे, अगर आपको याद होगा, अगर यही चीज़ प्लेन मिरर में होती कि कोई लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आती, कोई लाइट रे अगर नॉर्मल के अलॉन्ग आती तो वो उसी रास्ते से लौट जाती, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वही चीज़ अगर मैं स्फेरिकल मिरर में देखूंगा तो जिस रास्ते से लाइट आई है उसी रास्ते से लाइट क्या होगी, वापस चली जाएगी, बिल्कुल उसी रास्ते से, करेक्ट। तो इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब अगर हम स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल को पहचान जाएंगे ना, तो हमारे लिए जो रे डायग्राम्स वगैरह है या जो इमेज फॉर्मेशन जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, चलो इसके बारे इन सारी चीज़ों के बारे में हम टर्मिनोलॉजी में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हम ये जान गए ना कि ये सेंटर होता है, हर स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था, कॉन्केव मिरर क्या होते हैं, आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। यानी कि जो लाइट रेज होंगी ना वो इस डायरेक्शन से आएगी कॉन्केव मिरर पे, करेक्ट, मतलब उसके इनर पोर्शन की तरफ पे, रिफ्लेक्टिंग साइड पे। और वहीं पे अगर मैं कॉन्वेक्स में बात करूँ तो कॉन्वेक्स में वो आउटर पोर्शन के साइड से आएंगे लाइट रेस। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसका बैक पोर्शन तो पॉलिश्ड होता है ना, अगर यहाँ से लाइट रे आएगी तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन, राइट। अब देखो एक चीज़ का ध्यान देना कि कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करके जा सकती है, राइट। तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी उसी रास्ते से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जा रही है और मिरर के सरफेस को हिट कर रही है, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे अगर गई तो ये तो पॉलिश्ड वाला पोर्शन है ना, तो पॉलिश्ड वाले पोर्शन पे कोई लाइट रे जाएगी भी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यानी कि लाइट रे कुछ इस तरह से आएगी कि ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, वो मिरर के सरफेस को क्रॉस तो नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि इसके बाद ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यानी कि इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद रिफ्लेक्शन होगा और लाइट रे उसी रास्ते से लौट जाएगी, राइट। ये चीज़ हम स्पेशल रेज में अभी आगे पढ़ेंगे, तो क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, अभी हमने इस चीज़ के बारे में, नॉर्मल के बारे में डिस्कस भी किया। तो ये जो लाइट रे है ना, ये अलोंग द नॉर्मल ही आ रही है, देखो ये इस रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से लौट जाएगी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड थी। किसकी तरफ डायरेक्टेड थी, इस सेंटर को, इस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। तो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड थी, राइट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इसको भेजा गया था। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली हर लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में अलोंग द नॉर्मल भी पास हो रही है, राइट, क्योंकि ये अलोंग द रेडियल लाइन भी पास हो रही है। ऐसा लगेगा कि अलोंग द रेडियल लाइन से होते हुए, अगर यहाँ पे ये मिरर ट्रांसपेरेंट या ये जो ग्लास सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट होता तो ये लाइट रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ईजिली से पास हो जाती, राइट।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जिस स्फीयर से हमने इस स्फेरिकल मिरर को बनाया है उसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उस स्फीयर का एक रेडियस भी तो होगा ना, तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट डू वी कॉल दिस रेडियस, वी कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलो हम इसको एक बार बना लेते हैं अच्छे से। तो ये हमें रेडियस दिख रहा है, राइट, ये रेडियस के लेंथ है, राइट। सो दिस रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कॉन्केव के लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है पोल। पोल का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब देखो मेरा स्फेरिकल मिरर का पोर्शन कुछ ये नाक का फन नहीं है, कुछ ऐसा दिखता है ना स्फेरिकल, मतलब इस तरह से बेंड होता है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक, इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो इस सरफेस का जो सेंटर होगा, जो ज्योमेट्रिक सेंटर पॉइंट होगा, राइट, जिसको तुम देख के कहोगे कि हाँ इस पूरे सरफेस के सेंटर का ये पॉइंट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे पोल। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मैं कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना दूं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। अगेन ये लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, राइट। दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल एक्सेस ऐसे ही बनेगी, राइट। उसके बाद एपर्चर क्या होता है, एपर्चर इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपेंस, इट ऑल्सो गिव्स द साइज ऑफ द मिरर, राइट। सो एपर्चर मतलब ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है ना, इसको हम एपर्चर ऑफ द मिरर कह सकते हैं, राइट। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑल्सो नोन एज फोकल पॉइंट। देखो दो चीज़ें होती हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, प्रिंसिपल फोकस और फोकस के बारे में। अब देखो एक जो फोकस होता है ना, फोकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फोकस जो होता है प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली सेंटर में लाई करेगा। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और जो पोल से फोकस की दूरी होती है वो एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, राइट। तो इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, राइट। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग मार्क कर रहा हूँ, लेकिन जो नेचर होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। तो अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से 10 सेंटीमीटर से, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है। अब तुम बोलोगे कि सर बीच में क्यों लाई करता है, तो एक्चुअली देखो अगर हम क्या करें, अगर हम मल्टीपल पैरेलल रेज भेजेंगे, राइट, अगर मैंने मल्टीपल पैरेलल रेज भेजी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपस में भी ये रेज पैरेलल है बट ऑल दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी एक कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए पास करेंगे और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, राइट। प्रिंसिपल फोकस हर मिरर के केस में सिर्फ एक होता है, फोकस मल्टीपल हो सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं कॉन्वेक्स में बात करूँ तो मैं अगर मल्टीपल पैरेलल रेज भेज रहा हूँ, राइट, तो ऐसा लगेगा कि ये सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका नेचर जो होता है वो थोड़ा सा डाइवर्जिंग होता है, तो ये इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए हमें दिखाई देंगे, राइट। तो ये जो फोकस मिलता है अगेन यहाँ पे ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीच में लाई करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ फोकस और फोकस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस हमें तब मिलेगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कई सारी रेज आएंगी और वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब मान लो जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन वो आपस में पैरेलल है, तो वो क्या करेंगी ना, वो या तो फोकस के ऊपर या नीचे। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ तुम्हें, लेट्स से कि हमारे पास इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सेस, राइट, ये जो ब्लैक वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल एक्सेस है, या फिर इस पेंसिल को दिखा सकता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, राइट। इस प्रिंसिपल एक्सेस पे एक पॉइंट होगा जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, राइट। ये पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सेस के एक परपेंडिकुलर एक प्लेन मैं पास करा रहा हूँ, वो प्लेन प्रिंसिपल फोकस से होते हुए पास कर रहा है। मतलब बिल्कुल एक पेज ऐसे लो और उस पेज से ऐसे एक पेन को ऐसे निकाल दो कुछ इस तरह से, राइट। तो ये जो पेज होगा और ये जो पेन है ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो ये जो पेज होगा, इस पेज पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे, उन सारे पॉइंट्स को हम फोकस कह सकते हैं। वो हमें कैसे मिलेंगे, जैसा मैंने कहा कि मल्टीपल रेज हैं, वो इंसिडेंट है, राइट। अब वो जा करके वो फोकस के ऊपर नीचे ही कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब ये जो फोकल प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इस फोकल प्लेन में, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। इस फोकल प्लेन में हमें इन्फिनिट फोकस मिल सकते हैं, राइट, इन्फिनिट फोकस मिल सकते हैं। तो एनी गिवन पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विथ कन्वर्ज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, राइट। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि लाइट रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी गलत लिखी हुई है, राइट। ये लाइट रेज आपस में पैरेलल है, राइट। तो ये सारी रेज ये
प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे, बेसिकली जहाँ पे हमें फोकस मिल रहा होगा फोकस के ऊपर नीचे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो उस पॉइंट पे हमें फोकस मिलेगा, राइट। तो प्रिंसिपल फोकस सिर्फ एक होता है और फोकस मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो इमेज फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हम करते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे स्पेशल रेस को थोड़ा सा लेना पड़ेगा। एक चीज़ हम जान रहे हैं ना, एक चीज़ को हमेशा याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली सारी लाइट रेस या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट की जाने वाली सारी रेस वो अलॉन्ग द नॉर्मल आती हैं स्फेरिकल मिरर के केस में, राइट। तो चलो हम 4 अपनी स्पेशल रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हम अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी रेस होंगी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करेंगी? ऑल रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, राइट। ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये पहली स्पेशल रे है। ध्यान रखना इन्हीं रेस का यूज़ करके अभी हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, राइट। और कॉन्वेक्स के केस में भी कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आकर के हिट कर रही है मिरर सरफेस पे, तो ऐसा लगेगा कि इट इज़ बीइंग डाइवर्स्ड अवे फ्रॉम द फोकस। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और रे बना देता हूँ। देखो दूसरी रे, this is also parallel to principal axis and it will appear as if it is being diverged away from the focus। देखो आई होप ये चीज़ थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा, राइट। सो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में हमें ये समझ में आ रहा है। कॉन्केव में क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली रे फोकस से डायरेक्टली पास कर जाएगी, राइट, रिफ्लेक्शन के बाद। और कॉन्वेक्स में क्या होगा कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकल पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, राइट। वो कहाँ से डाइवर्ज हो रही है? फोकस से, राइट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सेकंड, पासिंग थ्रू फोकस। अब देखो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया ना। अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर मैं इनकी डायरेक्शंस को इंटरचेंज कर दूँ, देखो और समझाने के लिए, ठीक है, आई होप अभी ये दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? ओके, हाँ ठीक है। अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मैं इनकी डायरेक्शन को इंटरचेंज कर दूँ, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो मैं इसको अगर इंसिडेंट रे बोलता हूँ तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, राइट। तो बिल्कुल वही चीज़ है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि कोई लाइट रे अगर फोकस से पास कर रही है, राइट, और वो जाकर के कॉन्केव मिरर के सरफेस को हिट करती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद पास करेगी, कुछ इस तरह से पास करेगी, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं कॉन्वेक्स में देखूं तो वो लाइट रे, देखो ध्यान से समझो, लाइट रे कभी फोकस से पास ही नहीं कर सकती क्योंकि बीच में ही मिरर आ गया, राइट। तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड थी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट। उसके बाद पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये तो फेवरेट पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम सब जानते हैं नॉर्मल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइट रे तुम पास करा लो, जितनी तुम्हारी मर्जी, जितनी तुम करा सकते हो, राइट। देखो ये एक लाइट रे हो गई, राइट, ये जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड लाइट रे हो गई, ये जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे किसी तरह के कन्फ्यूजन की हमें, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अब कॉन्केव, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है क्योंकि बीच में मिरर आ गया ना, इसको तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये इस रास्ते से आ रही थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड थी, तो ये इसी रास्ते से ही और इसी रास्ते से अगेन वापस आ गई क्योंकि ये मिरर सर्फेस के परपेंडिकुलर है, राइट। अगर मैं कोई और रे बनाता हूँ, लेट से एक रे मैं ऐसे बना रहा हूँ, राइट, देखो ये अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, राइट। तो ये इसी रास्ते से गई और सेम पाथ से वो वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करता है, तो ये भी तो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो एक चीज़ समझना, अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट है, राइट, तो हम सबको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिनट, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल जिस एंगल से आई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हुए आई है, उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट। सेम इस केस में भी होगा, राइट। जिस एंगल पे लाइट रे आई है उसी एंगल पे लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट, कॉन्वेक्स में। तो ये 4 स्पेशल रेज हैं। इन 4 स्पेशल रेज को बहुत अच्छी तरीके से देख लो क्योंकि हम जितने भी रे डायग्राम बनाएंगे, हमें एक चीज़ हमें समझ में आ गई थी, हमने प्लेन मिरर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी ना कि हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन चाहिए, या तो वो रियल असली में इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस केस में हमें रियल इमेज मिलेगी, और वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा यानी कि हम रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे,
राइट, बिहाइंड द मिरर, तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, राइट। तो हमें सिर्फ 2 रेज का यूज़ करना है, हमें हर केस में 2 रेज का ही यूज़ करना है, राइट। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में स्टडी करेंगे। तो ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहीं ले जा करके लाइक ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की मल्टीपल पोजीशन हो सकती है। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, राइट। अब इन्फिनिटी एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। एक चींटी के लिए शायद 500 मीटर्स भी इन्फिनिटी हो सकता है, हमारे लिए 500 मीटर्स कुछ नहीं है, हम 10 मिनट में कवर कर लेंगे, राइट। एक चींटी के लिए 500 मीटर्स भी इन्फिनिटी हो सकता है, राइट। तो यानी कि मिरर सरफेस से बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, राइट। तो लेट्स से मैं मिरर यहाँ पे खड़ा, मेरे पास छोटा सा मिरर है यहाँ पे, और 500 मीटर की दूरी पे एक ट्री है, राइट। मैं उसकी इमेज बनाना चाहता हूँ। तो इस छोटे से मिरर के लिए वो 500 मीटर की डिस्टेंस भी इन्फिनिटी हो गई, राइट। तो इन्फिनिटी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, समझो बात को। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर मिरर के रिस्पेक्ट में, राइट। सेकंड पोजीशन हमारी पास आती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अभी ये इन्फिनिटी नहीं है, अभी ये मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे, राइट, कहीं पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। तीसरी पोजीशन हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी, चौथी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ पोजीशन इज एट द प्रिंसिपल फोकस, एंड सिक्स्थ पोजीशन इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने से क्या होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो लेट्स से एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हम सन ले सकते हैं ना, मतलब सन की भी डिस्टेंस कुछ मिलियंस में कैलकुलेट की गई, बट एक्चुअली में अगर हम उसको मिरर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, हमारे मिरर का चलो फोकल लेंथ कितना होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 1 मीटर 2 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा 1 मीटर 2 मीटर ऐसे कुछ होगा ना, या चाहे जितना बड़ा ही मिरर ले लो, 1 किलोमीटर ले लो, तुम बहुत बड़ा मिरर ले लो। सन कुछ 134 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट के पास से आएंगी ना, वो सारी ऐसा लगेंगे कि पैरेलल आ रही है। वो कैसे आ रही है, वो पैरेलल आ रही है, राइट। और सारी पैरेलल रेज कहाँ से पास करती हैं हमको पता है, वो फोकस से पास करेंगे, राइट, वो फोकस से पास करेंगे। तो अभी देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, राइट। तो ऑब्जेक्ट की कुछ भी साइज़ हो, हमें इमेज कैसे मिल रही है, पॉइंट साइज़ की मिल रही है। इमेज कैसी मिल रही है, हमें पॉइंट साइज़ की मिल रही है। तो यहाँ पे देखो हम सिर्फ 1-2 रे डायग्राम में मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा, बाकी रे डायग्राम्स हम थोड़ी स्पीड में बनाएंगे, राइट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज हमें क्या मिल रही है, एट फोकस, राइट। और नेचर ऑफ इमेज हमें क्या मिलेगी, रियल। रियल क्यों है, क्योंकि रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, राइट। और साइज ऑफ इमेज की बात अगर हम करें तो हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप इसमें किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेकंड पोजीशन हमारे पास आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, राइट। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की ये जो टॉप पॉइंट होती है इसकी इमेज बनानी है। यानी कि लेट से अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा रहा हूँ कि लेट से पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी, तो हमें सिर्फ पॉइंट ए की, ऑब्जेक्ट के सिर्फ पॉइंट ए की इमेज हमें बनानी है, और पॉइंट ए के ऊपर या नीचे ही हमें पॉइंट बी मिल जाएगा, राइट। तो कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, राइट। अब देखो ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से हमने एक पैरेलल रे को भेजा, राइट। पैरेलल रेस कहाँ से पास करती हैं, हम सबको पता है, फोकस से पास करेंगे। देखो ज्योमेट्रिकली अगर एक्यूरेट रहोगे तो हमेशा इमेज फॉर्मेशन जो होगा एकदम करेक्ट होगा, राइट। सेकेंड रे को हम कहाँ से पास करा सकते हैं, देखो सेकेंड रे को हम चाहें तो हम पोल से भी पास करा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पोल से भी करा सकते हैं। फोकस से कराएंगे तो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली हो नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि मिरर का सरफेस, मिरर का अपर्चर थोड़ा छोटा है। तो लेट्स से हम फोकस से करा रहे हैं, ठीक है। तो फोकस से जैसे ही मैंने इस रे को पास कराया, तो फोकस से पास करने वाली सारी रेस क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, राइट। ऑल द रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देख रहे, हाँ, ऑल द रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो इमेज हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है ए डैश और ये हो गया बी डैश, राइट। इसको मैं थोड़ा जूम व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। अब देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो साइज ऑफ इमेज है वो स्मॉल है और वो लैटरली इन्वर्टेड है। इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल इमेज होगी, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन की वजह से हो रही है। तो मेरे ख्याल से अभी एक जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके मन में रहा भी होगा रियल और वर्चुअल इमेजेस को लेकर के, अब वो थोड़ा और सॉर्ट हो गया होगा, राइट। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में देखो कभी भी इमेज फॉर्मेशन की हम बात करेंगे ना, सिर्फ यही 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, दैट वॉज
बियॉन्ड सी, राइट, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बियॉन्ड सी, राइट। पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या लिखेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, राइट। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आर आई का मतलब क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बिल्कुल सरनेम की तरह है, जैसे मेरा नाम पीयूष बरनवाल है, राइट। तो कोई अगर बरनवाल बोलेगा तो मैं जनरली समझ जाऊंगा मेरे बारे में बात कर रहा है, या कोई पीयूष बोलेगा मेरे आजू बाजू तो मैं समझ जाऊंगा वो मुझसे ही बात कर रहा है या मुझे ही बुला रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं कभी रियल बोलता हूँ तो रियल का मतलब होता है इन्वर्टेड, और अगर कभी मैंने वो इन्वर्टेड बोला तो इन्वर्टेड का मतलब हो गया रियल, ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए हमें। और साइज ऑफ द इमेज हम क्या कहेंगे, हम डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या स्मॉलर इन साइज हम बोल सकते हैं इमेज को, राइट। हम डिमिनिश टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड भी हम जो दूसरा टर्म यहां पे हम यूज कर सकते हैं वो पॉइंट साइज हो गया, और सेकंड टर्म हो गया हाईली डिमिनिश्ड। हम क्या यूज कर सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड यहां पे यूज कर सकते हैं, राइट, पॉइंट साइज की जगह पे। और यहां पे हम डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर इन साइज, अगर तो हम कंपेयर करें कंपैरेटिवली इट्स स्मॉलर इन साइज, राइट। अब देखो तीसरा हम पोजीशन, तीसरी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सुपर इजी है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम स्पीड बढ़ाते हैं, देखो ये गई हमारी पैरेलल रे, राइट, और ये पास की फोकस से, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो भी रेज होंगी वो फोकस से पास करेंगी, और सेकेंड रे को मैंने भेजा फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई। तो मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा यहाँ पे, जो चीज़ मैं नोटिस करूँगा ऑलमोस्ट कि थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्रिकली इनएक्यूरेट हो रहा है ये डायग्राम, मे बी मेरी फोकस की पोजीशनिंग उतनी सही नहीं है, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ थोड़ा। देखो ये पास करेगी फोकस से। अगर हम ज्योमेट्रिकली एक्यूरेट बनाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम को, तो हमें सारे पॉइंट्स एक्यूरेट मिलेंगे, राइट। और उसी की जगह अगर मैं किसी दूसरी को मैं फिर से क्या करता हूँ, फोकस से पास करता हूँ, तो ये क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। और मैं जो चीज़ नोटिस करूँगा कि ये बिल्कुल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ये रेज इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो मैंने क्या किया, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस फोकस से पास की, सेकंड रे फोकस से पास कर दी, विच विल आफ्टर रिफ्लेक्शन गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, राइट। तो ये जो दोनों रेज हैं ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये इमेज मिली, राइट। तो मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा कि लेट्स से दिस वाज ए एंड बी, सो आई विल बी गेटिंग दिस एज ए डैश बी डैश, ये इमेज होगी, राइट। ये पॉइंट बी की इमेज जो बन रही है वो बी डैश है, ए की इमेज जो बनेगी यहाँ पे वो ए डैश होगी, राइट। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज होगी। तो यहाँ पे अगर मैं नेचर के बारे में बात करूँगा इमेज के, तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट सी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट सी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है वो कैसा इंटरसेक्शन है, वो रियल इंटरसेक्शन, राइट। साइज ऑफ इमेज क्या होगी, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास 3 केस और बचते हैं। अभी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया है, तो फिर से वही काम करेंगे, सारी कहानी वही है। पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी, पैरेलल रे हमेशा से फोकस से पास करेगी, वही 4 स्पेशल रेज है। देखो मैं जनरली 2 ही यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड रे को अगर मैं ले लूँ पोल से, लेट से मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड रे को मैंने क्या किया, पोल पे इंटरसेक्ट करवाया, मतलब पोल पे इंसिडेंट करवाया। तो अब जिस एंगल से आई थी उसी एंगल पे वो निकल जाएगी लगभग, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जाएगी, राइट। तो इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अब तो अभी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो थोड़ी ऐसी बनेगी। तो देखो ये केस बिल्कुल ही उल्टा है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। जैसे से ये ए है, ये बी है, तो ये दिस इज़ ए डैश, दिस इज़ बी डैश। तो यहाँ पे मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखूँगा, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ इमेज की, तो नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, उनका रियल इंटरसेक्शन। और साइज़ में क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एनलार्ज्ड, मतलब एक बड़ी साइज़ की इमेज मिल रही है मुझे। तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी, राइट। ये उसका बिल्कुल ही उल्टा केस है, और हर चीज़ उल्टी हो रही है। अगर आप देखो नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो सेम है, साइज़ भी उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पे साइज़ हमें क्या मिल रहा था, इस केस में हमें साइज़ जो मिल रहा था दैट वाज डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल का है, और यहाँ पे हमें एनलार्ज मिल रहा है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे मिल रही है, करेक्ट। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने 5th केस पे, राइट। ये हमारा 5th केस है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एट फोकस, राइट। तो फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरेलल रे भेजेंगे। पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी,
पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। और सेकेंड रे को हम कैसे भेजेंगे? सेकेंड रे को देखो हम भेजते हैं डायरेक्टली, हम इसको क्या करते हैं, पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं, राइट। तो ये जिस एंगल से आई है उसी एंगल पे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये दोनों रेज जो है ना ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही दिख रही हैं, जो कि पैरेलल ही है नेचर में, राइट। तो अगर मैं इनको पीछे भी एक्सटेंड करता हूँ तो भी ये नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, अगर मैं इनको पीछे ही एक्सटेंड करता हूँ तो भी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इनको मैं आगे भी इंटरसेक्ट करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? इन्फिनिटी पे जाकर के। और ये क्योंकि ये मिरर के सामने इंटरसेक्शन होता है तो ये कैसा इंटरसेक्शन है? दिस इज अ रियल इंटरसेक्शन। देखो अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हम लिखेंगे एट फोकस, राइट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूँ तो एट इन्फिनिटी, राइट। नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इंटरसेक्शन इन्फिनिटी पे ही हो रहा है बट वो रियल इंटरसेक्शन है, करेक्ट। और अगर मैं बात करूँ कि पोजीशन ऑफ सॉरी साइज की बात करूँ तो साइज क्या होगी? मतलब मैं कह सकता हूँ साइज बहुत बड़ी होगी, इन्फिनिटी तो नहीं कहेंगे हम इसको, हाईली एनलार्ज्ड कह सकते हैं, राइट। हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, ENLARGED, डी लिखने का स्पेस नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। और पांचवा केस सॉरी जो हमारे पास सिक्स्थ केस आता है कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है, ये बहुत ही स्पेशल केस है। ये कैसा केस है? ये बहुत ही स्पेशल केस है। देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जा रही है, राइट, पैरेलल रेज फोकस से पास करेंगी, ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ। और सेकेंड जो रे पोल से पास करेगी, राइट, वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो दोनों रेज हमें दिख रही हैं, अगर इनके नेचर की बात करूँ तो ये कैसा नेचर है? दीज आर डाइवर्जिंग रेज, राइट। मतलब इनका जो नेचर है, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, राइट। तो ये मिरर के सामने तो नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इनको पीछे के डायरेक्शन में मैं इनको एक्सटेंड कर लूँगा, राइट। तो मुझे ये कुछ शायद इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई नज़र आएंगी। तो लेट्स से दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि पहला केस है जिसमें हमको वर्चुअल इमेज मिल रही है, और वर्चुअल इमेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एरेक्ट इन नेचर, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एरेक्ट इन नेचर, राइट। सो इमेज यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बन रही है, क्योंकि रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, हमने रेस का इमेजिनरी इंटरसेक्शन करवाया है। तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ना ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, राइट। तो उसको ऐसा फील होगा कि इमेज यहाँ पे बन रही है, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम और ज़्यादा थोड़ा समझेंगे अभी। चलो पहले इसकी बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। सॉरी ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? यहाँ पे हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। क्या यूज़ करेंगे? टर्म यूज़ करेंगे बिहाइंड मिरर, राइट। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे कि पोल और फोकस के बीच में या कहीं है। कोई आपको बोल भी दे कि ये जो फोकल लेंथ है ये लेट्स से 60 सेंटीमीटर का है, या फिर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 120 सेंटीमीटर और इमेज 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है मिरर के पीछे, तो कोई आपसे पूछे क्या हम कह सकते हैं कि इमेज पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है? आप कहोगे नहीं। क्यों कहोगे नहीं? क्योंकि मिरर के पीछे तो पोल और मिरर के पीछे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं ना। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर के कर्वेचर के अंदर लाई करता है। ये जो कर्वेचर वाली बाउंड्री अगर मैं इसको स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसके अंदर लाई करता है वो चीज़, ठीक है। चलो नेचर ऑफ इमेज की बात अगर हम करें तो ये वर्चुअल एंड एरेक्ट है। VNE का मतलब वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो आप देखोगे अगर इमेज ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज A डैश B डैश है, मतलब सेम तरीके से खड़ी है, सेम ओरिएंटेशन में खड़ी है, राइट। साइज ऑफ द इमेज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे N लार्ज। तो ये हमारे 6 केसेस हो गए कॉन्केव मिरर के। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस होंगे। देखो क्योंकि इसमें जो फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये तो मिरर के कर्वेचर के अंदर लाई करेगा ना, यानी मिरर का जो स्फेरिकल कर्वेचर जिस पॉइंट पे है, राइट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की सिर्फ 2 पोजीशन होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, राइट, या तो ऑब्जेक्ट कुछ एक रीजनेबल डिस्टेंस पे होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी। मतलब इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, और इन्फिनिटी पोल का मतलब कोई रीजनेबल डिस्टेंस, जैसे 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर, जो भी उस मिरर के हिसाब से हो। तो पहला केस हमारे पास है क्या? ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पे, राइट। अब इन्फिनिटी पे तो क्या होंगी? सारी रेज जो होंगी वो कैसे आएंगी? वो बिल्कुल ही पैरेलल आएंगे। और पैरेलल रेज हम सबको पता है क्या होता है। कॉन्वेक्स के केस में ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज अवे हो रही है। किस पॉइंट से डाइवर्ज अवे हो रही हैं? फोकल पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही हैं, राइट।
तो इनको पीछे एक्सटेंड कर, क्योंकि अगेन ये जो दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज नंबर 1 और नंबर 2 ये कैसी हैं, डाइवर्जिंग है नेचर में, ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें क्या करना है, इनको पीछे के डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करवाना है। और हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों रेस फोकल जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लिखूँगा इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज क्योंकि इंटरसेक्शन जो हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेस का वो इमेजनरी है तो मैं लिखूँगा वर्चुअल एंड एरेक्ट। और साइज़ ऑफ इमेज की अगर मैं बात करता हूँ तो साइज़ ऑफ इमेज यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा वही पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, हमें दो में से किसी भी एक टर्म का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड केस जो हमारे पास है वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, राइट। अब देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है, राइट, क्योंकि इसमें दो ही केस होते हैं तो दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल रे को खींचा और पैरेलल रे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। सेकेंड रे को मैंने क्या किया, मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर हो जाए समझने में। सेकेंड रे क्या हुआ, ये पोल से पास कर रही है, राइट, पोल पे इंसिडेंट है तो सेम एंगल पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राइट। तो इमेज जो बनेगी वो ये है, राइट। तो अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इफ माय ऑब्जेक्ट इज ए बी, राइट, माय ऑब्जेक्ट इज ए बी, राइट। तो जो मुझे इमेज बन रही है दैट इज ए डैश बी डैश, राइट। आपको ये चीज़ आई थिंक दिख रही होगी क्लियरली, राइट। इफ़ माय ऑब्जेक्ट इज ए बी तो इमेज यहाँ पे मिलेगी ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी मिल रही है, क्योंकि वर्चुअल है, हमने बात की थी वर्चुअल इमेजेस हमेशा एरेक्ट होती हैं। कोई आके कह दे आपसे कुछ भी कह दे, आपको क्या कहना है, वर्चुअल का मतलब एरेक्ट, एरेक्ट का मतलब वर्चुअल, रियल का मतलब इन्वर्टेड और इन्वर्टेड का मतलब रियल, बिल्कुल वाइसा वर्सा, ठीक है। तो अगेन अभी हम अपनी टेबल को फिल करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मैं लिख सकता हूँ बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, इसको हम यही बोलेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। और सेकंड केस सिनेरियो अगर सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन की बात करोगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है वो क्या है, वो फोकल लेंथ है। इमेज कभी फोकल लेंथ के पीछे, अगर किसी ने आपको बोला कि भाई जो इमेज फॉर्म हो रही है ना वो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म हो रही है, वो कहाँ पे, मतलब फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म हो रही है या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रही है, उसको दो थप्पड़ खींच के लगाना और उसको सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जहाँ भी तुम उससे कनेक्टेड हो गए ब्लॉक कर देना, दोबारा उसको कभी दिखना मत, ठीक है। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज फॉर्म हो सकती है वो फोकस है। और उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की जगह मतलब किसी एक रीजनेबल डिस्टेंस पे रखता हूँ, फोकस और सॉरी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, यहाँ रख दूँ या फिर कहीं भी रख दूँ, किसी भी पोजीशन पर रख दूँ, मैं हमेशा ऑब्जर्व करूँगा कि इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बन रही है, राइट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी कभार न्यूमेरिकल्स बहुत कंफ्यूजिंग दे देते हैं आपको, राइट, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा इस चीज़ के बारे में। आपको बोला जाएगा कि भाई जो फोकल लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है कॉन्वेक्स का उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को वो कहीं भी रख देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे देंगे 50 सेंटीमीटर। लेट्स से हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है यू, राइट। तो आपको बोल दिया 50 सेंटीमीटर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। अभी साइन कन्वेंशन में हम समझेंगे कि इसके साइन को किस तरह से लिखते हैं। तो कभी आपको बोल दिया कि 50 सेंटीमीटर मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगी, राइट। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। लेट्स से ऑप्शन 1 है कि 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर्स और ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट। तो एक चीज़ तो आपको समझना है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तभी इमेज फोकस प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होगी, राइट। तो यानी कि उसी केस में सिर्फ 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ सकती है, राइट। और कभी प्रिंसिपल फोकस के पीछे तो इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकती, यानी कि 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यानी कि 30 ये होगा और 50 कुछ ये हो सकता है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, राइट। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है 5 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट एक रीजनेबल डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज हमेशा कहाँ पे फॉर्म होगी,
फोकस और पोल के बीच में ही फॉर्म होगी। कहाँ पे फॉर्म होगी? फोकस और पोल के बीच में ही फॉर्म होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अपना दिमाग अगर यूज़ करोगे तो कभी क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। देखो इस चैप्टर में एक एडवांटेज है, एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है। वो क्या है? अगर थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप न्यूमेरिकल में आंसर निकालते ही समझ जाओगे आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इस चीज़ के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप आँख बंद करके 5 सेंटीमीटर, जिसका बेसिक क्लियर होगा ना, उसको ये क्वेश्चन, देखो मैंने समझाने में भले 2 मिनट लिया है, लेकिन उसको ये क्वेश्चन 10 सेकेंड में समझ में आ जाएगा और आंसर वो नेक्स्ट 5 सेकेंड में निकाल देगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर ये होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की। नेचर ऑफ इमेज भी क्या होगा? वर्चुअल एंड एरेक्ट, राइट। और साइज़ क्या होगी? साइज़ ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ जो होगी, मैं डिमिनिश्ड लिख सकता हूँ या स्मॉल लिख सकता हूँ। देखो डिमिनिश्ड और स्मॉल का मतलब सेम ही होता है। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज़ का मतलब एक होता है, राइट, मतलब बहुत ही छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ी कि जो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने जो इमेज फॉर्मेशन को देखा है ना, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो दोनों ही केसेस हैं, दोनों में कॉन्वेक्स मिरर यानी कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाए, कभी रियल बना ही नहीं सकता, कभी रियल बना ही नहीं सकता, राइट। और वहीं पे अगर मैं कॉनकेव के केस की बात करूँ तो कॉनकेव में मुझे 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड ही दिखे हैं। मुझे क्या दिखे हैं? रियल और इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस दिखा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में रखा है, राइट। तो आपको याद होगा जो रेस थी वो थोड़ी सी डाइवर्जिंग नेचर की थी रिफ्लेक्शन के बाद, राइट। तो हमने उनको पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया और हमारी जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी, दैट इज गेटिंग फॉर्म बिहाइंड द मिरर, राइट। तो ये हमारे पास टेबल है। ये टेबल आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगी। देखो 5 केस में अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखा या ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, एट सी रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, एट एफ रखा, तो जो इमेजेस हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और वर्चुअल एरेक्ट सिर्फ एक केस में मिल रही है, वो है जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल और फोकस रखा गया है, करेक्ट। और कॉन्वेक्स में केस में बहुत सिंपल है, ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस, राइट। सो जब इन्फिनिटी पे होगा तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होगा यानी किसी रीजनेबल डिस्टेंस पे होगा तो इमेज जो होगी डिमिनिश्ड होगी, यानी हमेशा ही छोटी इमेज बनेगी, राइट। अब हमने इमेज फॉर्मेशन भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम यहाँ पे कि इन मिरर्स का यूज़ किस तरह से होता है। यूज़ समझने से पहले हम थोड़ा सा इनके फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लेन मिरर पे उतना फोकस हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे जो कॉनकेव मिरर है ना, उसका फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ विजन जो है वो थोड़ा कम होता है, राइट। कम क्यों होता है? देखो बेसिकली देखो कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ तो क्या वो यहाँ से आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर पाएगा? हो सकता है कर दे, राइट। क्या वो यहाँ से आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है, राइट। क्या वो यहाँ से आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स के केस में बात करूँ, देखो वही लाइट रे है, उसी एंगल पे आ रही है, क्या वो यहाँ से आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है? तो हाँ बिल्कुल वो कर सकता है रिफ्लेक्ट, राइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरा रीजन है कॉन्वेक्स मिरर का, जो जिस एरिया से मतलब जो उसका रेंज है रिफ्लेक्शन का वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा एंगल से भी आने वाली लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ज़्यादा लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर सके, राइट। और वहीं पे अगर मैं कॉनकेव की बात करूँ तो कॉनकेव का एक फिक्स एरिया है, राइट। लेट्स से इसके बाहर अगर लाइट रहेगी तो ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कॉनकेव के पास सिर्फ ये रीजन है जिसमें वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो छोटा है, कॉनकेव का फील्ड ऑफ व्यू छोटा है, वेयरएज कॉन्वेक्स का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ा है। इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, या एक्सप्लॉइट क्या कहें, कि इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है। अब देखो क्रॉस रोड्स पे आपने अक्सर ऐसे मिरर देखे होंगे, राइट। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो और आपने मेट्रो वगैरह पे ट्रैवल किया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा आई होप, तो आपने नोटिस किया होगा कि मेट्रो जहाँ पे रुकती है आके वहाँ पे भी एक मिरर ऐसा ही लगा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो इस मिरर का फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा है या फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ें देख पाते हो। वो बात अलग है कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, बट एक एडवांटेज और है कि इमेज फॉर्मेशन होता है वर्चुअल एंड एरेक्ट, तो इमेज हमेशा एरेक्ट फॉर्म होगी, तो यानी सीधा आदमी हमेशा सीधा ही दिखेगा, तो जैसा हमें नॉर्मल आदत है मिरर में देखने की, राइट। तो मेट्रो जहाँ पे रुकती है, जो हमारा मेट्रो के पायलट्स होते हैं ना, लोको पायलट जिनको हम कहते हैं, वो इन्हीं मिरर में देख करके उनको आइडिया लगता है कि अच्छा सब लोग मेट्रो के अंदर चढ़ चुके हैं या अभी कोई है जो वेट कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो दरवाजे को अक्सर बंद करते हैं, राइट। और क्रॉस रोड्स पे भी कुछ इस तरह से, या स्कूल की क्रॉसिंग्स वगैरह, हॉस्पिटल की क्रॉसिंग्स पे भी इस तरह से लगा होता है, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि साइड में कोई गाड़ी आ रही है तो हम उसे देख सकें इस मिरर में, राइट। रियर व्यू जो मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, उसमें भी ये यूज़ होता है, राइट। अब देखो अगर इसमें हमने कॉनकेव मिरर यूज़ कर लिया, राइट, और पीछे से एक ट्रक आ रही है, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक केस में जो है वो
वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज बनाता है वो कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल और फोकस के बीच में। यानी कि अगर आपको कॉनकेव मिरर से किसी पीछे से आने वाली गाड़ी को सही तरीके से देखना हो, यानी एरेक्ट फॉर्म में देखना हो, तो वो इतना क्लोज आ जाएगी कि आपका एक्सीडेंट हो चुका होगा, राइट, आप समझ रहे हो। और अगर वो गाड़ी लेट से आपके फोकस के पीछे है कहीं पे, राइट, यानी उस ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग फोकस के पीछे है, तब आपको मिलेगी इन्वर्टेड इमेज। आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रक ऐसे आ रहा है और आपको दिख रहा है ऐसा, तो आप तो पागल हो जाओगे, भूत है पीछे, पता नहीं क्या है, आप समझ ही नहीं पाओगे, उस इमेज को इंटरप्रेट ही नहीं, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा उस इमेज को, राइट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करें। भले ही हमें ऑब्जेक्ट छोटे दिखते हैं बट वो वर्चुअल और एरेक्ट दिखते हैं, राइट, मतलब वो एरेक्ट दिखते हैं, तो हमें सीधा आइडिया लग जाता है कि अच्छा कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा, आपने हमेशा एक चीज़ देखा होगा ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट, ये हमेशा एक वार्निंग लिखी होती है इस पर। और हमारे पास फिर एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर आता है। अब देखो, जैसे कि ये नॉर्मल कॉन्वेक्स मिरर है जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने मिरर में, ब्लाइंड स्पॉट मिरर का कर्वेचर क्या होता है ना, और कम होता है, मतलब कर्वेचर और छोटा होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और कम होगा, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने की वजह से क्या होता है, इसका फील्ड ऑफ विजन और ज़्यादा हो जाता है, इसका फील्ड ऑफ विजन और ज़्यादा हो जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट मिरर में हम वो भी चीज़ देख पाते हैं जो हम नॉर्मल रियर व्यू मिरर में कई बार नहीं देख पाते हैं। हाँ, चीज़ें और थोड़ी छोटी दिखेंगी, लेकिन दिखेंगी, हमें एक आइडिया लग जाएगा। और क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा होता है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी शॉपिंग मॉल वगैरह में, या फिर जनरली अभी तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह आ गए हैं। पहले हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं हुआ करते थे, पहले हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे। तो जनरली जो सेठ लोग होते थे ना ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में, वो क्या करते थे, ऐसे कोने कोने में जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं उनको लगा देते थे। तो ऐसे वो गल्ले पे बैठे हुए हैं, अपना कैश वैश का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उनकी नज़र पूरी दुकान पे, राइट, कि कोई काम करने वाला ऐसे छोटी सी चेन निकाल के ऐसे डाल दे। अब कोई चालाक आदमी है भाई, वो डाल सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो हेल्प करता था चीज़ों को देखने में, कि कोई कस्टमर उस कोने में जहाँ पे नॉर्मली आप नहीं देख पा रहे हो, आप मिरर की हेल्प से उस कोने में भी देख सकते हो कि कोई कस्टमर ज्वेलरी शॉप में ऐसा आया कि चोरी करने के इरादे से आया, कुछ आया, तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस में भी ये हेल्प करता है, राइट। अब कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें, तो कॉन्केव मिरर में देखो, कॉन्केव मिरर में जो स्पेशल केस था जिसमें वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बन रही थी, वो कौन सा केस था, वो केस था जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा था। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के बहुत पास रहा होगा ना। अरे फोकस क्या होता है, पोल के जस्ट बाद जो पॉइंट आता है वो फोकस होता है, उसके बाद हमें मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो मैं पोल के जस्ट बाद वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर उसके बीच में ऑब्जेक्ट है, राइट, तो जो इमेज बनती है वर्चुअल एरेक्ट बनती है, और वो बड़ी बनती थी। तो हमारे पास जो शेविंग मिरर और मेकअप मिरर होते हैं, आपने अपने मम्मी दीदी या पापा के शेविंग मिरर और मम्मी लोगों के पास मेकअप मिरर जनरली ऐसा होता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें अगर आप अपनी इमेज देखोगे तो थोड़ा सा अजीब तरीके से दिखती है। वो अजीब इसलिए दिखती है क्योंकि जब आप पास से देखोगे तो आपको दिखेगा, आपको आपका चेहरा, मान लीजिए आपके चेहरे पे कोई स्पॉट है जो बहुत छोटा सा है, आप जब मिरर में देखोगे वो स्पॉट बड़ा दिखेगा। तो मेकअप वगैरह अप्लाई करने में या फिर शेविंग के टाइम पे चेक करने में कि कहीं पे कोई बाल छूट तो नहीं गया है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ऑप्थेल्मोस्कोप में हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं हमारे आँख के अंदर डिटेक्ट करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं है, तो उसमें भी कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। ऑप्थेल्मोस्कोप पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद एक और चीज़, कॉन्केव मिरर जो होते हैं कन्वर्जिंग होते हैं नेचर में, तो ये लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं। तो ये सोलर रिफ्लेक्टर के फॉर्म में या कॉन्केव रिफ्लेक्टर के फॉर्म में आप देख सकते हो, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, सोलर रिफ्लेक्टर्स में हर जगह क्या यूज़ होता है, कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। यानी कि जो सारी पैरेलल रेज हैं, ये सारी पैरेलल रेज हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, रिफ्लेक्शन के बाद, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, राइट। तो अब प्रिंसिपल फोकस पे ही मैंने क्या किया, अपने एक कुकर को रख दिया। अब उस कुकर पे सारी रेज, तो वो कुकर एक्सट्रीमली, मतलब सारी हाई इंटेंसिटी जो सारी रेज हैं वो एक पॉइंट पे आकर के अगर इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पे जो एनर्जी की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। कुकर कंटेनिंग फूड इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो कुकर जो होता है बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है, करेक्ट। और जो डेंटल मिरर्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये जो मिरर है हमारे पास, जिसे डेंटिस्ट लेकर के कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब ब्रशिंग नहीं करते हैं, वो अंदर मुंह में डालते हैं और वो देखते हैं कि आपके दांत में कोई कैविटी तो नहीं है, क्योंकि कैविटीज़ कई बार क्या होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, राइट। और अभी हमने बात की कि अगर फोकस और बॉल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने कॉन्केव मिरर के केस में, तो हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई पड़ता है, राइट। तो वो जो बड़ा, अगर हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, राइट, तो छोटी सी कैविटी है वो इस मिरर में बड़ी सी दिखाई देगी, या फिर कोई छोटा सा इंसेक्ट है, राइट, या छोटा सा कोई इन्फेक्शन है, राइट, कहीं पे भी मसूड़ों में या दांत के बीच में, तो वो डेंटिस्ट को ईजिली दिखाई देता है, राइट।
अब समझ पाते हो मेरी बात। और एक और चीज़, जो हमारे पास हेडलाइट्स वगैरह होती हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। देखो यहाँ पे बल्ब है, अब ये बल्ब की पोजीशनिंग जनरली फोकस पे होती है। कहाँ पे होती है? जनरली फोकस पे होती है। आपने देखा होगा कि जो बीम ऑफ लाइट हमारे हेडलाइट से, बाइक की हेडलाइट से निकलती है ना, वो बिल्कुल ही पैरेलल होती है, राइट। वो लेफ्ट राइट कहीं फालतू में इधर उधर नहीं भागती है। ये हमें पता है, हम लाइट ऑन करेंगे हमें एकदम सामने सब कुछ दिखाई देगा, और ग्राउंड पे एकदम पैरेलल जाके वो स्ट्राइक करती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर मैंने फोकस पे इसको रखा तो देखो ये लाइट प्रोड्यूस हुई, और ये सारी रेस कहाँ से पास करनी है? फोकस से। अब फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये सारी रेस पैरेलल हो जाएंगी। ये सारी रेस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और ये सारी पैरेलल रेस जा करके कहीं पे जहाँ भी हिट करेंगी, मतलब हमें जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो हमारे मिरर की हेडलाइट की पोजीशनिंग उस हिसाब से होती है कि हमें रोड पे क्लियर व्यू दिखे, कि कोई ब्रेकर आ रहा है, कोई पॉट होल आ रहा है, तो हम ये सारी चीज़ें समझ जाए। तो इसी के साथ हमारा ये जो मिरर वाला सेगमेंट है ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में, राइट। तो यहाँ पे मिरर से रिलेटेड हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। आपको कुछ भी एडिशनल कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप नोट्स भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल होगा उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपडेट्स के लिए या फिर नोट्स वगैरह हम कुछ भी अगर शेयर करते रहेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ब्रेन वॉकर्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। देखो मैं सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो, मस्त रहो और खुश रहो।